नमक मिर्ची ठीक है पंडित जी? अच्छा है इसमें। या शुभ्र वस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता नमक मिर्ची वगैरह ठीक है पंडित जी? या वीणावरदण्डमण्डितकरा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं ट्राई नया साड़ी या श्वेतपद्मासना अरे दही नहीं दिया इसमें। क्यों? अरे इसको थोड़ा करो उधर की तरफ। अच्छा 2-3 लग गए। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रणतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजडापहा या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। माँ सरस्वती की जय। बहुत सुंदर वंदना जिसने सबका मन मोह लिया। और आपने जो ऑटोमेटिक जो साउंड सिस्टम था, जो वाद्य यंत्रों वाला वो चला रखा था, उससे और भी मनमोहक हो गई आपकी सरस्वती वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। जैसा कि हम जानते हैं कि नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और इसमें दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, साथ ही साथ सरस्वती माँ की और लक्ष्मी माँ की। तो आज आज इतनी सुंदर सरस्वती वंदना से ऐसा लग रहा था जैसे कि भजन ही चल रहा हो। बिल्कुल बहुत सुंदर वंदना आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इन शब्दों के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हुए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित आदरणीय डॉक्टर भरत शेणकर जी, जो कि वित्त सचिव हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अकोले महाराष्ट्र से। तो स्वागत भाषण हेतु ससम्मान स्वागत है आदरणीय भरत शेणकर सर का, जिनकी बिल्कुल शांत और चुप रहकर जो कार्य करने वाले जो इंसान अगर देखेंगे कि जिनके कर्म बोलते हैं, ऐसी महान हस्ती हमारे साथ स्वागत भाषण के लिए उपस्थित है। ससम्मान स्वागत है सर। धन्यवाद रश्मि जी। हिंदू नववर्ष
और हमारे महाराष्ट्र का गुड़ी पाड़वा, इन सब की आपको सभी को बधाई देते हुए विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश की 278वीं और उत्तर प्रदेश राज्य की 51वीं राष्ट्रीय आभासी गोष्ठी में मैं प्राध्यापक डॉक्टर भरत सेनकर आप सभी का सहृदय अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस पटल पर हिंदी साहित्य इतिहास की विविध प्रवृत्तियों पर तथा कवियों तथा उनकी रचनाओं को लेकर बहुत सारी गोष्ठियों का आयोजन इससे पहले हो चुका है। आज हम प्रयोगवाद एक परिचय इस विषय को लेकर अपने विचारों को साझा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। आज के इस साहित्यिक विषय पर हमारे साथ असम गुवाहाटी से जुड़ी है डॉक्टर विद्या दास जी। उनका मैं इस पटल पर सहृदय स्वागत करता हूं। वक्ता के रूप में हमारे बीच और एक वक्ता उपस्थित है डॉक्टर टीजे रेखा जी, जो हैदराबाद आंध्र प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हुई है। आपका भी सहृदय स्वागत कर रहा हूं मैम। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर विजया लक्ष्मी रामटेके मैम, जो नागपुर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, जो अध्यक्ष है विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज के। उनका भी मैं इस मंच पर स्वागत करता हूं। अपने इस विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के कर्ता धर्ता और जो हमें हमेशा बढ़ावा देते हैं अलग अलग गतिविधियों को जारी रखने के लिए हमारे सचिव महोदय डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी, इनका भी मैं सहृदय मंच पर स्वागत करता हूं। बहुत सुंदर, मैंने भी एक प्रयास किया था पिछली गोष्ठी में, आज ये प्रयास किया ज्योति यादव मैम ने। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना और माँ शारदे की जो आराधना उन्होंने की, एक वातावरण और एक जो आज प्रसन्न दिन है, और इस दिन के अवसर पर माँ सरस्वती की संगीत से जुड़ी हुई उनकी जो सरस्वती वंदना है, बहुत सुंदर उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुति की। उनका मैं मंच पर स्वागत करता हूँ, सहृदय उनका अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही डॉक्टर रश्मि चौबे जी, जो हमेशा अपने मधुर शब्दों के साथ और बिल्कुल साहित्यिक, मुझे तो काफी मैं उनके भाषण से प्रभावित रहता हूँ, जो हम इस संचालन कर रही हैं, बाल संसद की प्रमुख है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आभार प्रदर्शन हेतु तो महासमुंद छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर सरस्वती वर्मा जी, उनका भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूं। और आज इस पटल पर बहुत सारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं, इन सभी का सहृदय में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है इस आभासीय पटल पर। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी, उनका हार्दिक अभिनंदन है। अमृत जी, उनका हार्दिक अभिनंदन है। सरस्वती वंदना मैम भी आ चुकी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। डॉक्टर सुषमा टीआर जी जुड़ चुकी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। सभी ये चलते हैं अब गोष्ठी की ओर। सर, असल में द्विवेदी सर थोड़ा देर से आ पाएंगे, उन्होंने मेरे को बोल दिया था, तो इसलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैम क्या कहती हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय? हाँ बिल्कुल मैम, शुरू कीजिए, वक्ताओं को आमंत्रित कीजिए और कार्यक्रम। हाँ, प्रयोगवाद तो प्रत्येक युग में होते आए हैं प्रयोग तो, किंतु प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है जो कुछ नए बोध संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन जगत में आई और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई। तो आइए चलते हैं हम प्रयोगवाद की ओर। हमारे साथ आदरणीय मैम उपस्थित है। यहाँ पर हमारे साथ हैं वक्ता के रूप में डॉक्टर टी जे रेखा रानी जी, जो कि शुरुआत से ही मेरे ख्याल से मेरे बाद सर्वप्रथम आदरणीय महोदया जुड़ चुकी थी। उनका हार्दिक अभिनंदन है। इस आभासीय पटल पर उद्बोधन हेतु अध्यक्ष हिंदी विभाग अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद से हैं हमारे साथ। स्त्री तू जननी है, इनके कुछ शब्दों के साथ आज मैं ससम्मान स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज नवरात्रि है, तो एक माँ का ही रूप होती हैं सभी स्त्रियों में, वही दिखाई देते हैं इन दिनों में हमें। तो स्त्री तू जननी है इस सृष्टि की, बिटिया रानी है इस मिट्टी की, तू लक्ष्मी है घर के आंगन की, शक्ति है घर परिवार की। और इनकी शक्ति स्वरूपा आदरणीय महोदया के हम मुख से आज विषय पर अपना उद्बोधन सुनेंगे। स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार रश्मि जी,
विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश में डॉक्टर आज के इस समारोह के जो अध्यक्षता हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी को, डॉक्टर सोमा जी को, विद्यादास जी को, गोकुलेश्वर जी को, पुष्पा श्रीवास्तव जी को, सरस्वती वर्मा जी को, रश्मि चौबे जी को और भरत शंकर जी को, ज्योति यादव जी तथा अन्य इस कार्यक्रम से जुड़े जो हिंदी प्रेमी हैं, साहित्यिक प्रेमी हैं, उन सबको मेरा जो है सादर नमस्कार है। मैं हैदराबाद से हूँ, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वर्तमान समय में अध्यक्ष हूँ। जिस प्रकार से आज आपने जो विषय रखा है प्रयोगवाद एक परिचय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही जब हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल का जो साहित्य है तो वो एक बिल्कुल नई दिशा और नई विषय और नई भाषा के साथ अपने प्रस्तुत होता है और कई सारे विषय और कई सारे क्षेत्रों को वो जोड़ते हुए आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है, जिसका जो आरंभिक समय हम भारतेंदु युग से मानते हैं और तत्पश्चात जैसे ही हमें द्विवेदी युग आता है उसके बाद इन दोनों की प्रतिक्रिया स्वरूप जो है हमें छायावाद दिखाई देता है। चूंकि हमारा विषय आज प्रयोगवाद है तो मैं इसी पे बात करूंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें कम से कम 20, 30 या 40 या फिर 15 सालों के बीच में इतनी उथल पुथल हो रही थी, इतना निर्माण हो रहा था, इतने परिवर्तन हो रहे थे सामाजिक दौर में, इनके भी उसी प्रकार के काल जो है हमें दिखाई देते हुए नजर आते हैं। और इन भारतेंदु और फिर जो द्विवेदी युग है उन दोनों की प्रतिक्रिया स्वरूप जब छायावाद आया तो अपनी सपाट बयानी के आधार पर, इतिवृत्तात्मकता के आधार पर, विषय के बल पर ये छायावाद कहलाने लगा और जिसमें कलात्मकता के साथ साथ जो है सौंदर्य बोध भी बढ़ा। जब कविता में सौंदर्य बोध की उद्भावना होती है तो वह कविताएं अपने आप में एक विलक्षण लेकर चलती हैं। जिस प्रकार से छायावाद का प्रभाव बहुत लंबे समय तक हमारी कविता में दिखाई देता है, उसी प्रकार से कुछ और परिवर्तन जो है इन्हीं दौर में हमें दिखाई देने पड़ते हैं। कविता की जो लाक्षणिकता है, ध्वन्यात्मकता है और नए प्रयोग जो हुए हैं वो छायावादी कविता में एक मील का पत्थर साबित तो हुए, लेकिन इसमें भी एक ठहराव सा हमें दिखाई देने लगा। ध्वन्यात्मकता इतनी बढ़ गई थी, वैयक्तिकता इतनी बढ़ गई थी, इसका चलन इतना ज़्यादा होने लगा था कि जब उसमें अमूर्त चिंतन होने लगे तो वहाँ पर एक कवि जो है अपनी कविताओं को लेकर कल्पना की उड़ान भरने लगा और ऐसे में उसकी भी प्रतिक्रिया शुरू हुई और प्रतिक्रिया स्वरूप जो है हमें प्रगतिवादी कविता जो है का उदय हमें दिखाई देता है, जो मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित था और जो समाज में दलित है, शोषित है के जो वर्ग हैं उसको लेकर एक अपनी सहानुभूति पूर्वक कविताएं लेकर जो है हमारे सामने उपस्थित होता है। उनके भीतर जो एक पीड़ा है, पीड़ा के अपनी कविताओं के माध्यम से वो प्रस्तुत किया करता था। परंतु प्रगतिवाद भी एक विचारधारा थी और विचारधारा से प्रेरित होने के कारण इसमें भी जो है कट्टरता हमें दिखाई देने लगी। जब इसका भी विरोध होने लगा और इससे भी जब सामाजिक समाज और सामाजिक चेतना की बात आगे नहीं बढ़ने लगी तो वहाँ पर भी हमें प्रयोगवाद का जन्म दिखाई देता है, एक नए निर्माण का जन्म दिखाई देता है। छायावाद और प्रगतिवाद दोनों के स्वरूप के आधार पर, दोनों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर प्रयोगवाद का जन्म हमें स्पष्ट नजर आता है। अगर हम 1936 की बात करते तो छायावाद की समाप्ति के बाद ही प्रगतिवाद की शुरुआत होती है और वहीं से जो है 1943 में प्रयोगवाद की शुरुआत होती हुई नजर आती है। तो प्रयोगवाद की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई, किसने किया, ये सारे प्रश्न हमारे सामने हैं। प्रयोगवाद क्यों हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण बन पड़ता है, क्या कारण रहे हैं, किस आधार पर, कौन से ऐसी प्रवृत्तियां रही थी जिसके आधार पर जो है हमें प्रयोगवाद देखना और उसका परखना आवश्यक बन जाता है। तो जब तार सप्तक पत्रिका का संपादन कर रहे लेखक एवं आलोचक
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे थे। इस पत्रिका के वे 7 कवियों को लेकर कविताओं में सम्मिलित होते हुए नजर आते हैं। अरे मोहित, पुस्तक की भूमिका में वे अज्ञे स्पष्ट करते हैं, प्रत्येक कवि का सत्य उनका अपना सत्य है, अपने विचार हैं, उनकी खोज है, खोज करने का तरीका भी है, निरंतर खोज में प्रवृत्त रहें, उनके अनुसार जो व्यक्ति का अनुभूत है, यानी कि जो व्यक्ति का अनुभूत है उसे समाविष्ट तक कैसे संपूर्णता में पहुंचाया जाए। वे स्पष्ट करते हैं अपनी उस पत्रिका की भूमिका में कि मनुष्य जो लेखक है वे अपने अनुभवों के द्वारा ही सत्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वे राही हैं, वे अभी तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं, ये स्पष्ट कर रहे हैं। ऐसे में जब वहां पर हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार से हम इस प्रगतिवाद के आधार पर प्रयोगवाद को कैसे हम वहां पर स्थापित कर सकते हैं, तो ये नाम भी बड़े ही दिलचस्प तरीके से रखे गए थे। मुकुटधर पांडे जी, अगर आपको याद होगा तो उन्होंने जिस प्रकार से छायावाद कविता के लिए मात्र कविता की छाया कहकर उसे छायावाद का नाम दे दिया था, ठीक उपहास के आधार पर, वैसा ही जब तार सप्तक के पृष्ठभूमि में या संपादक की पृष्ठभूमि में प्रयोग जैसा शब्द अज्ञे के द्वारा काफी प्रयोग किया जाने लगा तो उपहास स्वरूप इसको भी प्रयोगवाद दे दिया। ये बहुत ही सोची समझी या बहुत ही चिंतन मनन किया हुआ नाम नहीं था, इसके कारण ही यहाँ पर जो है इसको प्रयोगवाद कहना पड़ा। और नई सोच, जिसमें नई सोच थी, नई संवेदनाएं थी, भाषा थी, शिल्प थी, अभिव्यक्ति के साथ साथ तार सप्तक के इन कवियों को अन्वेषी भी कहा गया। स्वयं अज्ञे जी कहते हैं ये सारे के सारे कवि जो हैं अन्वेषी रहे हैं, काव्य के प्रति एक अन्वेषी जो समाज को समानता के सूत्र में बांधता है, जो सत्य की तलाश कर रहे हैं, वह राही हैं वरन राहों की अन्वेषी। तार सप्तक के इन कवियों को और प्रयोगवाद के इन कवियों को जो है हमेशा से राहों के अन्वेषी ही कहा गया। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने सर्वप्रथम प्रयोगवादी रचनाएं जो है निबंध के रूप में इसे प्रयोगवाद का नाम दिया गया। वहीं अज्ञे कहते हैं प्रयोगशील कविता में नए सत्यों और नई यथार्थताओं का जीवित बोध भी है, उन सत्यों के साथ नए रागात्मक संबंध भी और उनके पाठक सहृदय तक पहुंचने यानी कि साधारणीकरण की शक्ति है। वो स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रयोगवाद ना जोड़कर प्रयोगशील कहा जाए। धर्मवीर भारती कहते हैं प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के आगे एक प्रश्न चिन्ह लग जाए, इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। सांस्कृतिक ढांचा चरमरा उठा है और यह प्रश्न चिन्ह उसी की ध्वनि मात्र है। यानी कि जो सामाजिक बदलाव हो रहे हैं, जो सामाजिक चेतना के आसपास जो एक निर्मिति बन रही थी, एक चेतना बन रही थी, उसकी पुकार जो है हमें प्रयोगवाद के भीतर दिखाई देने लगती है। आगे अज्ञे ने भी ये भी कहा कि प्रयोगवाद ना होकर प्रयोगशील होना चाहिए, जो कि एक वह साधन है। इस कविता को वह साधन मानते हैं, सत्य को जानने का साधन ही प्रयोगशील कहना चाहिए। प्रयोगवादी कविता में व्यक्ति, सत्य, बौद्धिकता और युग अनुरूप अभिव्यक्ति जो नए तलाश कर रहा है, अभी वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचा है, भावुकता नहीं है उसमें, युग के अनुरूप नए माध्यमों साधनों की तलाश है, ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है, क्योंकि व्यक्ति सत्य और व्यापक सत्य बल्कि व्यापक अनुभूति से जो समाविष्ट अनुभूति की बात हुई है, कवि की कल्पना में उस समय के युगीन एवं सांस्कृतिक संदर्भ हमें दिखाई देते हैं। प्रयोगवाद के उदय के समय जो है सिर्फ भारत के ही परिवर्तन नहीं हो रहा था, भारत पर ही ये इसका प्रसार और प्रभाव नहीं पड़ रहा था, बल्कि पूरे विश्व में इसकी परिवर्तन की लहर चल रही थी। पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध का जो है प्रभाव पूरे संसार पर पड़ा हुआ था, जिसका प्रभाव वैश्विक पटल पर हमें दिखाई दे रहा था। ऐसे में चारों ओर अशांति थी, घोर निराशा थी, अहिंसक वारदातें हुआ करती थी, हिंसात्मक वातावरण था,
उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी कहीं पे भी हम सही मार्ग और समाज की कल्पना हम कर सके। अवसाद था, गरीबी थी, मानव अपने को अपने आप को बहुत ही तुच्छ समझने लगा था। सामाजिक स्थितियां जो है छिन्न भिन्न हो चुकी थी, स्थितियां चरमरा गई थी। देश में देखे तो स्वतंत्रता अपने चरमोत्कर्ष पर था और कहीं हार है तो कहीं आंदोलन का माहौल है। ऐसे में शोषित वर्ग में असंतोष था। इन सब की प्रतिक्रिया स्वरूप मानवता को प्रतिष्ठित करना मुख्य ध्येय था। समाज के यथार्थ को सामने रखना था। उसकी अभिव्यक्ति इन कविताओं में हमें स्पष्ट दिखाई देती है। प्रयोगवाद ये प्रयोग ही था, क्योंकि बदलते हुए युगीन संदर्भों में अभिव्यंजना के लिए एक नई कविता की आवश्यकता थी और समाज में जब परिवर्तन होता है तो उसकी अभिव्यंजना करने के लिए एक नवीन शैली और कलात्मकता की आवश्यकता पड़ती है। हमें नए प्रतीकों, नए उपमानों को लेकर प्रयोगवादी कविता हमारे सामने आई और वही जीवन व्यापी निराशा में लघु मानव को प्रतिष्ठित करने का प्रयास उसने सर्वप्रथम किया। व्यक्तित्व के प्रति जो आग्रह रहा, आशा है, निराशा के जीवन है, अनुभव है जगत से, उसने नए पहलुओं तक जो है उद्घाटित करने का प्रयत्न किया। यह परिवर्तन सिर्फ हिंदी साहित्य में ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक साहित्य, विश्व साहित्य में भी जो है हमें दिखाई दे रहा था। यूरोप में भी जो न्यू क्रिटिसिज्म, जैसे फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद है, युग्म है, एडलर है आदि आते हैं, वह वैश्विक पटल पर मूल्य बदलते हुए, साहित्यिक दिशाएं बदलती हुई, इसका प्रभाव जो है हिंदी साहित्य में भी आना हमें स्वाभाविक सा लगता है। समाज में नैतिक मूल्य बहुत ढर्रे से बदल रहे थे। नई सोच के आगे, नई चेतना के आगे, सामाजिक परिवर्तनों के ढांचों के आगे इस प्रकार की कविताएं एक स्थिरता मांग कर रही थी। काव्य भाषा जो थी वह जन भाषा के निकट लेकर आना था। ये एक सबसे बड़ी चुनौती थी। नए मूल्यों की प्रतिष्ठा होनी थी। प्रयोगवादी कवि ने अपनी असामाजिक एवं अहमवादी प्रकृति के कारण तुच्छ से तुच्छ वस्तु को भी अपनी कविता का विषय बना लिया था। ऐसे में इसकी प्रवृत्तियां जो हैं धीरे धीरे सामाजिक अंतरचेतना के मन से दूर होते हुए चली गई। प्रयोगवाद का जहाँ पे लक्ष्य रहा है कि व्यापक सामाजिक अनुभवों का साधारणीकरण करने में कविता को नई दिशा प्रदान देना, जिसमें व्यक्ति द्वारा दिया हुआ व्यक्ति सत्य का सर्वबोध ग्राह्य प्रेक्षक हो सके, व्यक्ति को समिष्टता में संपूर्णता तक पहुंचाना ही प्रयोगवाद का लक्ष्य रहा है। वहीं पर प्रयोगवाद हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से वह अपनी ही कविता के आधार पर, अपनी ही अहमवादिता के आधार पर धीरे धीरे दूर होती गई। भारतेंदु द्विवेदी या छायावादी युग में व्यक्तित्व की जो प्रधानता रही है, किंतु वही व्यक्तित्व में लोक व्यापक भावना थी, वही प्रयोगवादी काल में व्यक्तित्व आत्म विज्ञापन और प्रख्यापन कर रह गई। प्रयोगवादी काव्य में जो सामाजिकता का घोर तिरस्कार किया गया था, प्रयोगवादी कवि अतीत की प्रेरणा और भविष्य के उल्लास में उज्जवल आकांक्षा दोनों से विहीन थे। इसके आधार पर ये जो एक दृष्टि बनने लगी थी, एक सामाजिक बदलाव जो हमें देखने को मिल रहा था, उसका एक क्षणवादी रूप और निराशावादी रूप जो है इनकी कविताओं में हमें देखने को मिला। आधुनिक युग बोध की बात करते तो हमें स्पष्ट नजर आता है कि किस प्रकार से आधुनिक युग बोध और वैज्ञानिक बोध के नाम पर जो है मानव जीवन के जो नवीन मूल्यों का अंकन है, उसका अंकन ना करके मूल्यों के विघटन की ओर वे आगे बढ़े। कुशक्ति विकृतियों का उन्होंने चित्रण अपनी कविताओं के द्वारा किया। भाषा में नवीन प्रयोग की हट धर्मिता या हटवादिता से इन्होंने अपनी कविता की भाषा में भूगोल विज्ञान का दर्शन, मनोविश्लेषण, शास्त्र एवं बाजारू बोली के शब्दों का प्रयोग करने में संकोच नहीं किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे प्रयोगवाद हमारे लिए जिस प्रकार से, जिस तेजी से, जिस सामाजिक परिवर्तनों के आधार पर उभरता है, अज्ञे जी के तार सप्तक और
कवियों के आधार पर हमारे सामने प्रस्तुत होता है, उतनी ही तेजी से इसके विलुप्त होने की भी स्थितियां हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जहाँ-जहाँ की बात हम करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार से जो है हम आगे प्रयोगवाद की जो रचनाएँ हैं या फिर उस समय के जो कवि रहे हैं, वे आगे चलकर किस प्रकार से जो है अपनी उस भूमि को परिवर्तित करने में लगे हुए थे। आगे चलकर नगेंद्र जी जैसे हिंदी समालोचक ने भी कविता की इस धारा को एकमात्र अस्वस्थ बताया है और प्रयोगवादी बाल कवियों की कटु आलोचना तक उन्होंने की है। नंद दुलारे जी जो है का कहना है किसी भी अस्वस्थ या फिर अवस्था में प्रयोगों का बहुत बाहुल्य वास्तविक साहित्य सृजन स्थान नहीं ले सकता है। आप उसको प्रयोग कह रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का समाधान प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। ये किसी भी समाज के लिए या किसी भी अध्येता के लिए कोई भी सुगम मार्ग नहीं हो सकता। वो किस मार्ग पर जाए, ये कहीं पे कल्पना नहीं की जा सकती और इसीलिए क्योंकि ये कौन-सी नवीनता है जिसमें साधारणीकरण का इतना संदेह और विश्वास है, ये स्पष्ट वहाँ पर कहते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए छायावादी काव्य की धारा का जो विकास क्रम था, उसको भी 2 दृष्टि में जो है बाँटा गया है, जो कि हमें 1943 का प्रयोग यानी कि प्रयोग काल कहलाया गया और विकास काल यानी कि 1953 में। तो इस काव्य धारा के जो प्रमुख कवि रहे थे, वे अज्ञे जी के साथ-साथ नैमी चंद्र जैन जी, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर मांचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, भवानी शंकर मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश कुमार मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती की कविताएं जो हैं इस प्रयोगवाद में बहुत महत्वपूर्ण पनपनी हैं, जिससे इनकी अहमवादिता, वैयक्तिकता और स्पष्टवादिता, नग्न यथार्थता जो है हमें स्पष्ट रूप से इनकी प्रवृत्तियों के आधार पर दिखाई देता है। मैं अपना वक्तव्य यहीं पे समाप्त करती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात प्रयोगवाद का परिचय के आधार पर रखी है। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदया, आपने समग्र विषय को समेटने का प्रयास किया अपने वक्तव्य में। बहुत सुंदर वक्तव्य है, बहुत-बहुत धन्यवाद। और कहीं न कहीं आपने कहा कि कवियों को अन्वेषी भी कहा गया है और मानवता की प्रतिस्थापना के लिए इस तरह की कविताएँ लिखी गईं, जो कि नया दौर था, नई परिस्थितियाँ थी, इसलिए कुछ नई कविताएँ लेकर आए। और साथ ही साथ मैं अपने शब्दों में अगर मैं कहूँ, तो प्रयोगवाद नाम एक भ्रामक है, क्योंकि इस नाम से यह भाव टपकता है कि इन कवियों ने प्रयोग को साध्य मानकर एक नया वाद चला दिया। कुछ इस तरह के विचार भी आपने अपने उद्बोधन में कहे। बहुत-बहुत धन्यवाद। और सभी कवियों के नाम आपने बताए, इस प्रयोगवाद के कवियों के। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अगले वक्ता की ओर, जो कि हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पर। आदरणीय डॉक्टर विद्या दास सहायक जी, प्राध्यापक हैं हिंदी विभाग, कॉटन विश्वविद्यालय गुवाहाटी, असम से। ससम्मान स्वागत करती हूँ आपका। दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें, जो किया आपने उस उपकार के लिए लाखों लाख धन्यवाद। ऐसी ही महिमा मंडित आदरणीय महोदया हमारे साथ उपस्थित हैं। ससम्मान स्वागत है आभासीय पटल पर आपके उद्बोधन हेतु। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी सर, उनका हार्दिक अभिनंदन है। डॉक्टर रणजीत सिंह अरोड़ा सर, उनका आत्मीय अभिनंदन है। डॉक्टर अर्जुन सिंह जी जुड़े थे, जो कि अभी शायद नहीं है, उनका अभिनंदन है। गुप्तेश्वर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका हार्दिक अभिनंदन है सर आपका। सीमा वर्मा जी हैं हमारे साथ, हार्दिक अभिनंदन है। डॉक्टर चंद्रशेखर सर हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। नीलम जी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। और प्रतिभा येरेकर जी भी हमारे साथ हैं। श्रोताओं का महत्व तभी है जब वक्ताओं का महत्व तभी है जब श्रोता हों, और बहुत अच्छे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब एक बार फिर से स्वागत करती हूँ इस आभासीय पटल पर उद्बोधन हेतु आदरणीय डॉक्टर विद्या दास जी का। आपका स्वागत है, अभिनंदन है महोदय। धन्यवाद मैम।
आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि जब श्रोता होते हैं तभी वक्ता को अपना वक्तव्य देने में अच्छा लगता है। अभी श्रोताओं की संख्या भी बढ़ी है प्रारंभ से। अ, विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय आभासी गोष्ठी की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर विजया लक्ष्मी जी, अ, सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी जी, प्रोफेसर भरत शंकर जी, संचालन कर रही डॉक्टर रश्मि जी, कार्यक्रम संयोजिका पुष्पा श्रीवास्तव जी और इस आभासी पटल पर जुड़े सभी प्रतिभागी साथियों को मेरा नमस्कार। अ, आज के इस गोष्ठी का जो विषय है प्रयोगवाद एक परिचय, इस पर आप सभी ने मेरे पूर्व वक्ता डॉक्टर टीजे रेखा मैम का वक्तव्य सुना। मैम ने बहुत सुंदर तरीके से प्रयोगवाद को समेट लिया है, सारी चीज़ें उन्हें बताई। अ, चूँकि पहले ही समय की सीमा बता दी गई थी और वो बिल्कुल सीमित है, अतः प्रयोगवाद पर मैं अपनी 2-1 बातें रखना चाहूँगी। स्वागत। आधुनिक हिंदी काव्य अ, नवीन विषयों, नवीन दिशाएँ, नवीन भाषाओं को लेकर उभरा था। जिसकी शुरुआत भारतेंदु युग से होती है और भारतेंदु युगीन परवर्ती काव्यधारा प्रयोगवाद, परवर्ती काव्यधारा में हम प्रयोगवाद को जानते हैं और प्रयोगवाद छायावाद और प्रगतिवाद दोनों की प्रतिक्रिया स्वरूप आया था। यह शुद्ध रूप से एक साहित्यिक काव्य आंदोलन था, जिसमें प्रगतिवाद की तरह किसी विशेष विचारधारा से प्रतिबद्धता नहीं थी। हम सभी जानते हैं कि 1943 में अज्ञे जी द्वारा संपादित तार सप्तक नामक काव्य संग्रह के प्रकाशन से ही प्रयोगवादी काव्यधारा का आरंभ माना जाता है। इस संग्रह में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित थी। इन कवियों में मुक्तिबोध है, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, नेमी चंद्र जैन, रामविलास शर्मा और स्वयं अज्ञे जी थे। इन कवियों में अज्ञा को छोड़कर शेष सभी कवि प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित थे। सन 1947 में अज्ञे जी द्वारा संपादित उनकी और एक पत्रिका आई थी, प्रतीक, और प्रतीक नामक साहित्यिक पत्रिका के प्रकाशन के समय इन कवियों ने अज्ञे जी के अलावा जो शेष कवि थे, उन सभी के दृष्टिकोण में एक परिवर्तन आया। उनके दृष्टिकोण में एक परिवर्तन होने लगा और उन्होंने स्वयं प्रगतिवाद पर आरोप लगाए। उनका यह कहना था कि प्रगतिवाद साहित्य का संकीर्णवादी आंदोलन, एक संकीर्णतावादी आंदोलन है और दूसरी बात उन्होंने कहा कि प्रगतिवाद साहित्य के रूप व कलापक्ष की उपेक्षा करता है, विषय वस्तु के संबंध में भी एक संकीर्णतावादी दृष्टिकोण रखता है। तार सप्तक की अपनी इसी काव्य संग्रह में की भूमिका में अज्ञे जी स्पष्ट करते हैं प्रयोगवाद को लेकर कि काव्य, यहाँ पर उन्होंने काव्य को शुद्ध प्रयोग का विषय माना। अज्ञे जी का यह मानना था कि काव्य में किसी विचारधारा के प्रति आग्रह होने से वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। इससे जब हम किसी एक विशेष विचारधारा से हम जब बंध जाते हैं, इससे साहित्य की आत्मा भी कुंठित हो जाती है और हमारे दृष्टिकोण में भी वो व्यापकता नहीं आ पाती है। और इसी संदर्भ में प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नामवर जी का भी कहना है कि वाद के विरुद्ध जो विद्रोह है, वो प्रयोगवाद की सर्वप्रथम विशेषता रही है। यानी प्रयोगवाद में किसी वाद या विचारधारा का पक्ष नहीं लिया गया था। अज्ञे जी ने भी स्वयं यह स्वीकारा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है। अपने इस प्रयोग शब्द को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि वे प्रयोग को साध्य नहीं मानते। साध्य यानी कि जो अपने आप में इष्ट हो, वो उसे साध्य नहीं मानते, वरन अज्ञे प्रयोग को केवल एक साधन मात्र मानते हैं। साधन यानी कि एक ज़रिया, एक माध्यम, जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को प्राप्त कर सकें। और यहाँ पर उन्होंने प्रयोग जिसको साधन माना है, उसको एक दोहरा साधन माना है, यानी कि 2 रूप में या 2 तरीके से जिसका हम प्रयोग कर सकें। एक एक के ज़रिए मतलब एक प्रयोग के द्वारा या एक साधन से जहाँ हम जीवन के नवीन सत्यों को प्राप्त कर सकें, जीवन के नवीन सत्यों को जान सकें।
और दूसरे साधन के प्रयोग से नवीन भाषा, नवीन बिंब, प्रतीक यानी कि कला पक्ष के दृष्टि से नयापन ला सके। इन नवीन कला पक्ष में या नवीन शैल्पिक प्रयोग के द्वारा हम भाव अभिव्यक्ति कर सकें। ऐसा प्रयोग का वो 2 रूप मानते थे। आज्ञा जी प्रयोग में ये जो वाद शब्द है इसको लेकर भी वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो वाद शब्द को नहीं जोड़ना चाहते थे। और मुझसे पहले ही मेरे पूर्व वक्ता मैम ने बताया ही है कि प्रयोगवाद शब्द को नंद दुलारी वाजपेयी जी ने ही प्रयोग किया और वो उसके समर्थक थे। प्रयोग में इस वाद को लेकर आज्ञा चूंकि संतुष्ट नहीं थे, उनका ये स्पष्ट कहना था कि वाद चूंकि किसी न किसी विचारधारा से संबद्ध होता है और इसीलिए वो इस वाद शब्द के प्रयोग के पक्ष में नहीं थे। वे स्वयं कहते हैं कि हम वादी नहीं, जो किसी वाद का अनुसरण हम नहीं करते, बल्कि अज्ञे ने स्वयं को और तारसप्तक के सभी कवियों को अन्वेषी कहा है, यानी कि खोजी, जो नए सत्य, नए राह के खोजी हैं, नए राह को जो खोजते हैं, उसका अन्वेषण करते हैं। काव्य जगत में नवीन दृष्टि, नवीन जीवन मूल्य को जो खोजते हैं और इसी दृष्टि से उन्होंने अपने को और तारसप्तक के सभी कवियों को अन्वेषी कहा है। तारसप्तक की भूमिका में ही अज्ञे ने ये भी कहा कि हमें बनी बनाई राह पसंद नहीं, हमें राह पर चलना पसंद नहीं, हम राही भी नहीं, बल्कि राहों के अन्वेषी हैं। प्रयोगवाद के उदय की पृष्ठभूमि पर अगर हम नजर डालेंगे, तो हम जान पाएंगे कि वैश्विक स्तर पर वो समय द्वितीय विश्व युद्ध का था और उसके बाद की जो विभीषिका उत्पन्न हुई थी, उससे लोगों के मन में काफी ज्यादा तनाव था, एक तनावग्रस्त माहौल बन गया था। और हमारे देश में भी वो समय था पराधीनता का, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक की दृष्टि से लोगों में एक असंतुष्टि का भाव था, संतोष की भावना थी। और उसी दौरान इंग्लैंड में यूरोपीय साहित्य में एक्सपेरिमेंट पर महत्व दिया जा रहा था, जहाँ पर नवीन प्रयोग की बात की जा रही थी। और उसी के समानांतर भारत में भी प्रयोग की बात आई और साहित्य में वही प्रयोगवाद बनकर हमारे सामने आता है, जिसमें मानव मन की इसी निराशा को, इसी कुंठा, इस तनाव, अनास्था आदि की अभिव्यक्ति होने लगी। प्रयोगवादी कवियों ने अपनी व्यक्तिगत सुख दुख को, अपनी व्यक्तिगत संवेदनाओं को नए नए माध्यमों से व्यक्त किया। इस संदर्भ में डॉक्टर देवराज जी का एक कथन मैं कहना चाहूंगी। उनका कहना था कि पुरानी कविता रूढ़िग्रस्त और अरोचक हो चुकी थी, और दूसरी बात, जो काव्य भाषा है उस काव्य भाषा को जनभाषा के निकट लाना और साथ ही काव्य निबद्ध अनुभूतियों को जनजीवन के संपर्क में लाना आवश्यक हो चुका था। अतः इस ऐसी स्थिति में बदलती हुई जीवन की अनुभूतियों को नई संभावनाओं के उद्घाटन के लिए अथवा नए मूल्यों की प्रतिष्ठा व नवीन प्रयोग करने के लिए प्रयोगवाद का जन्म हुआ। प्रयोगवाद का उदय चूंकि प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया में हुआ था साहित्यिक जगत में, इसलिए ये स्वाभाविक था कि प्रयोगवाद समाज की तुलना में व्यक्ति को, विचारधारा की तुलना में अनुभव को तथा विषय वस्तु की तुलना में कलात्मकता को श्रेष्ठ कर मानता है। प्रयोगवादी काव्य का सिर्फ प्रयोगवादी जो काव्य है या काव्य धारा है, वो सिर्फ एक कलावादी आंदोलन नहीं है कि जिसमें काव्य के कला पक्ष के प्रति अधिक आग्रह हो, बल्कि यह काव्य के क्षेत्र में नए विचारों और नए मतों का वाहक था और नए विचार लेकर हमारे सामने प्रकट होता है प्रयोगवाद। प्रगतिवाद में काव्य की जिस रूप और शिल्प के विपरीत विषय वस्तु को महत्ता दी जा रही थी या उसे विषय वस्तु को महत्वपूर्ण माना जाता था, प्रयोगवाद में विषय वस्तु की अपेक्षा रूप और शिल्प को तो महत्व दिया जा ही रहा था, साथ ही व्यक्ति मन की विभिन्न अनुभूतियों की यथार्थपूर्ण अभिव्यक्ति को भी महत्ता दी जा रही थी। और इस तरह प्रयोगवाद काव्य में नए दृष्टिकोण को लेकर हमारे सामने आता है, जो पूर्ववर्ती काव्य धारा से बिल्कुल भिन्न था।
प्रयोगवादी कविता एक नूतन शैली विशेष रही है जो कवि द्वारा अनुभूत सत्य को पाठक तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रयोगों को आत्मसात करती है। इस काव्य धारा की ये तो कई सारी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। फिर भी इसमें व्यक्तिवाद, नवीनता, यथार्थवाद, बौद्धिकता, क्षणवाद, भाषा शिल्प में नवीन प्रयोग आदि कई प्रमुख प्रवृत्तियां आती हैं। इन प्रवृत्तियों में से मैं व्यक्तिवाद और क्षणवाद पर अपने अ, थोड़े से विचार रखना चाहूंगी, अगर समय की अनुमति हो तो। दरअसल है समय, वे- स्वागत है मैम आपके विचार। दरअसल व्यक्तिवाद छायावाद में भी था, और या चाहे ये कह ले कि व्यक्तिवाद व्यक्तिनिष्ठता छायावाद की प्रधान विशेषता थी। व्यक्तिवाद प्रयोगवाद में भी है, लेकिन एक अलग रूप में। छायावाद के व्यक्तिवाद में कल्पनाशीलता, भावुकता तथा कोरी अनुभूति की अभिव्यक्ति हो रही। हालांकि प्रगतिवाद में व्यक्ति के स्थान पर समष्टि यानी समाज को केंद्र में रखकर शुष्क अभिव्यक्ति की जा रही थी, जबकि प्रयोगवाद में व्यक्तिगत अनुभूति की प्रामाणिक अभिव्यक्ति पर बल दिया जा रहा था। वो प्रामाणिकता की बात करता है, यानी कि भोगे हुए यथार्थ की बात को करता है। उदाहरण स्वरूप चल उड़ चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका, उषा प्राची में जाग उठी, कैसी बाट भरोसा किनका। प्रयोगवाद के व्यक्तिवाद में बौद्धिकता थी। आधुनिक वैज्ञानिक युग में बुद्धि की प्रधानता बढ़ने के कारण उसकी अभिव्यक्ति प्रयोगवाद कविता में होने लगी थी। उस दौरान वैज्ञानिक युग शुरू हो गया था, ज्ञान विज्ञान की बातें हो रही थी, तर्क की बातें हो रही थी, और इसी दृष्टि से प्रयोगवाद में बौद्धिकता आ चुकी थी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उनका कहना है कि प्रयोगवादी कवियों की व्यक्तिगत भावनाएं समाज से जुड़ जाती है, जो कि छायावाद में नहीं था, वो व्यक्ति तक सीमित थी। प्रयोगवाद में व्यक्ति और समाज दोनों का जिस तरह से सामंजस्य हुआ है, उसी तरह छायावादी भावुकता और बौद्धिकता का भी सामंजस्य हुआ है। अज्ञे की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है हरी घास पर सनभर। उसकी पंक्तियां मैं कहना चाहती हूँ थोड़ी, जो ऐसी व्यक्तिवाद में और बौद्धिकता की बात वहाँ स्पष्ट होती है। यहाँ पर कवि अपनी प्रेमिका के साथ हरी घास पर क्षण भर बैठने की अनुभूति को व्यक्त करते हुए कवि यहाँ अपनी भावनाओं में नहीं बह जाते हैं। वो बौद्धिक ढंग से ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि क्षण भर भुला सके हम नगरी की बेचैन बुदकती गडमट अकुलाहट, और न माने उसे पलायन। प्रयोगवाद में बौद्धिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो प्रयोगवादी कवियों को अन्य काव्यधाराओं से अलग करती है। विश्व युद्ध के दौरान तथा उसके बाद की विभीषिका से उत्पन्न लोगों के मनोभाव ने क्षण के महत्व को जाना। क्षण का महत्व उन्होंने पहचाना कि व्यक्ति जीवन कितना क्षणिक है, इसका एहसास लोगों को हुआ। प्रयोगवाद में भी क्षणवाद है। प्रयोगवाद में क्षणवाद का अर्थ है जीवन के हर पल को, हर क्षण को महत्व देना और उसे पूर्णतः अनुभव करना। ये क्षण क्षण की अनुभूति पर बल देता है, जिससे जीवन में एक गत्यात्मकता बनी रहती है, एक गति बनी रहती है। और प्रयोगवादी कवियों में क्षण को महत्व देकर उन्होंने जीवन को भरपूर ढंग से जीने की एक चाह हमें नजर आती है। धर्मवीर भारती जी की कविता की कुछ एक पंक्तियों को मैं यहाँ दोहराऊंगी, जहाँ पर उन्होंने अपनी विरोधी अनुभूति यानी कि भौतिक और आध्यात्मिक अनुभूतियों का उन्होंने सुंदर समन्वय किया है। फूल झड़ गए क्षण भर की हो तो देरी थी, अभी अभी तो दृष्टि फेरी थी, इतने में सौरभ के प्राण हर गए, फूल झड़ गए। निष्कर्षतः प्रयोगवाद के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि आधुनिक भावबोध की कविता प्रयोगवाद का लक्ष्य कवि सत्य यानी कि व्यक्ति सत्य को पाठकों तक पहुंचाना रहा है, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए युगानुरूप अभिव्यक्ति के नए माध्यमों की तलाश प्रयोगवाद में की गई है।
आप सभी ने मुझे इतने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का आभार। साथ ही मैं आभारी हूँ कार्यक्रम संयोजिका पुष्पा जी का और सदस्य नूरजहाँ मैम का, जिन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम से जोड़ा। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपका बहुत सुंदर उद्बोधन, ज्ञानदायी उद्बोधन। आपने बताया कि प्रयोगवाद में व्यक्तिगत भावनाएं समाज से जुड़ पाती हैं और बौद्धिकता इसकी विशेषता थी, जो कि अन्य चीजों से इसे पृथक बनाती थी। और अन्य अनेक बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें आपने अपने उद्बोधन में बताई। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर वक्ता अच्छे होते हैं तो गोष्ठी बहुत अच्छी हो जाती है और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। हम आप जैसे वक्ताओं को पाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज के दोनों ही वक्ताओं ने पूरे विषय को समेटने की कोशिश की है। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। चलते हैं हम अध्यक्षीय उद्बोधन की ओर। आदरणीय डॉक्टर विजय लक्ष्मी राम टेके जी, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से हमारे साथ उपस्थित हैं, विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के अध्यक्ष। इनके लिए चंद पंक्तियां। माँ तेरा स्नेह है समुद्र के समान, माँ तेरी विद्या है अथाह, प्रेम प्रीति की तू मूरत है माँ। और आप जैसी ममतामयी माँ की आशीर्वाद हम सब पर बना रहे विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान पर, क्योंकि मुझे ये आशीर्वाद मेरे जीवन के विपरीत क्षणों में व्हाट्सएप के माध्यम से मिलता रहा और मैं आपका ससम्मान स्वागत करती हूँ, क्योंकि आपका जो उद्बोधन होता है उसकी अन्य बहुत सारी विशेषता होती है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ससम्मान स्वागत है आदरणीय अध्यक्ष महोदया का। उद्बोधन हेतु स्वागत है। धन्यवाद रश्मि मैडम। क्षमा चाहती हूँ, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर, उनका हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय जयवीर सिंह जी, उनका आत्मीय अभिनंदन है। नवनाथ जगताप जी भी जुड़ चुके हैं, उनका अभिनंदन है इस आभासीय पटल पर। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद रश्मि। मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? हाँ, स्पष्ट और बहुत सुंदर आ रही है, बहुत अच्छी। आज हम लोग यहाँ पर एक विषय को लेकर हम लोग पिछले कई दिनों से जो हमारी जो हिंदी साहित्य की यात्रा शुरू है और हम लोग इस पड़ाव पे पहुंचे हैं कि हम लोग प्रयोगवाद पर चर्चा कर रहे हैं। एक वाद समाप्त करके दूसरे वाद पे हम लोग में कदम रखा हुआ है। तो आज इस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और परम आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर और हमारे उपाध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, यहाँ जो श्रोताओं के रूप में जुड़े हुए समस्त विद्वज्जन सम्मानीय जन और संयोजक हमारी श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव मैडम जी, सरस्वती वंदना जिन्होंने इस संगीत प्रस्तुत की, बहुत सुंदर सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने वाली श्रीमती ज्योति यादव मैम, स्वागत करने वाले डॉक्टर भरत शंकर जी, हमारे प्रत्यक्ष मित्र और बहुत अच्छे कार्यकर्ता। संचालक हमेशा से रश्मि चौबे मैडम जी करते रहेंगे संचालन और हम लोग प्रभावित हैं, सब उनसे प्रभावित हैं, सब पसंद करते हैं उन्हें, प्यार करते हैं उनसे। और आज की वक्ता जो है डॉक्टर टीजे रेखा जी, वक्ता डॉक्टर विद्यादास जी और आभार व्यक्त करेंगी डॉक्टर सरस्वती वर्मा जी। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज के इस पटल पर। और जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने जो कुछ वक्तव्य दिए हैं उसमें जो कहा, जैसे डॉक्टर टीजे रेखा मैडम ने कहा कि भारतीय युग से लेकर उन्होंने क्या क्या प्रयोगवाद तक की सारी जो हिंदी साहित्य की पूरी जो यात्रा है उसको उन्होंने समेटा और समझाने का प्रयत्न किया, जिसमें वो सफल रही। और डॉक्टर विद्यादास जी ने कहा कि यह शुद्ध रूप से एक साहित्यिक आंदोलन था और उन्होंने कुछ क्या कहना चाहिए, कविता के कुछ अंशों के माध्यम से भी इस चीज को समझाने का प्रयत्न किया है। धर्मवीर भारती की और अन्य कवियों की कुछ रचनाएं उन्होंने की। तो आज के जो दोनों ही वक्ता हैं उनका वक्तव्य बहुत ओजस्वी, प्रभावशाली और बहुत अच्छा रहा। उनकी मतलब जो उनकी भाषा, उनकी शैली, उनका प्रस्तुतिकरण सच में बहुत अच्छा लगा। आप सबकी आप दोनों को मैं धन्यवाद करती हूँ। और प्रयोगवाद को लेकर जो कुछ मुझको समझ में आ रहा है या जो हम लोग जो साहित्य को जो कुछ देख रहे हैं उसमें जो कुछ समझ में आता है वो मैं समझाने का प्रयत्न करूंगी। तो प्रयोगवाद हिंदी साहित्य विशेषकर कविता की उस प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है जिसकी ओर अज्ञेय ने दूसरा सप्तक की भूमिका में संकेत किया। प्रयोगवाद में कविता में शिल्प और संवेदना के स्तर पर हमको नए प्रयोग मिलते हैं। अब प्रयोगवाद जैसा कि इन्होंने भी कहा कि कुछ यूं ही कह दिया कि यार उसको प्रयोग में, तो ऐसा है कि हर जो कालखंड है उसका कोई ना कोई नामकरण तो होगा ही होगा, क्योंकि एक कालखंड को दूसरे कालखंड से विभाजन करते समय उस स्तर पे पहुंचते पहुंचते कुछ ना कुछ नाम देना जरूरी है।
अब प्रगतिवाद कहे तो प्रगति तो हर काल में हो रही है, प्रयोग कहे तो आज भी नवीन प्रयोग हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस कालखंड के विभाजन में किसी के द्वारा कहे गए वक्तव्य को हम लोग उसको एक नामकरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उसका मतलब वहां प्रयोग समाप्त नहीं हो जाते हैं, वहां प्रगति भी रुक नहीं जाती, लेकिन कहीं ना कहीं उसको हमको नामकरण करने की आवश्यकता है। और हम लोग इस तरह से उसको बहुत आसान तरीके समझ सकते हैं कि हमने उसको प्रयोगवाद नाम दे दिया। अब प्रयोगवाद में व्यक्ति अस्मिता, निजी व्यक्तित्व और निजता को अधिक महत्व दिया। इसमें क्षण को महत्व देकर, जैसा कि अन्य वक्ताओं ने भी कहा है, इसमें क्षण को महत्व देकर जीवन को भरपूर ढंग से जीने की चाह है। प्रयोगवादी कवि वैयक्तिक प्रेम की सहज स्वीकृति पर बल देता है। काव्य में अनेक प्रकार के नए नए कलात्मक प्रयोग किए गए, इसलिए इस दौर की कविता उसमें क्या होगा, किसी किसी कालखंड में एक ही शैली में लिखा जाता है, और कुछ कालखंड जैसे कि प्रयोगवाद के कहें तो वहीं पे उसी कालखंड में उसी समय काल में विभिन्न प्रयोग हमको मिलते हैं। इसलिए भी वहां पर प्रयोगवाद शब्द जो हम उसको सार्थक कह सकते हैं, क्योंकि वहीं पे विभिन्न प्रयोग किए गए। तो इस प्रकार इस दौर की कविता को प्रयोगवादी कविता कहा गया। और प्रयोगवादी काव्य में शैलीगत तथा व्यंजनागत नवीन प्रयोगों की प्रधानता हमको मिलती है। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में, दोनों ही रूढ़िवादी कालखंड रहे। कौन कौन से थे? छायावाद और प्रगतिवाद। तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि भाव क्षेत्र में छायावाद की अति इंद्रियता, भाव क्षेत्र में छायावाद की अति इंद्रियता और वायवी सौंदर्य चेतना के विरुद्ध एक वस्तुगत मूर्त और इंद्रिय चेतना का विकास हुआ, और सौंदर्य की परिधि में केवल मसलिन और मधुर के अतिरिक्त पुरुष, अनगढ़, भदेश आदि का समावेश हमको इसमें देखने को मिलता है। अब छायावादी कविता में वैयक्तिकता तो थी, किंतु उस वैयक्तिकता में उदात्त भावना। इसके विपरीत प्रगतिवाद में यथार्थ का चित्रण तो था, किंतु उसका प्रतिपाद्य विषय पूर्णतः सामाजिक समस्याओं पर आधारित था, और उसमें राजनीति की बूथ प्रगतिवाद। अतः इन दोनों की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोगवाद का जन्म हुआ, जो घोर अहमवादी, वैयक्तिकतावादी और नग्न यथार्थ को लेकर चला। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा के शब्दों में कहें तो प्रथम तो छायावाद ने अपने शब्द आडंबर से बहुत से शब्दों और बिंबों के गतिशील तत्वों को नष्ट कर दिया। दूसरे, प्रगतिवाद ने सामाजिकता के नाम पर विभिन्न भाव स्तरों एवं शब्द संस्कार को अधिधात्मक बना दिया। ऐसी स्थिति में नए भाव बोध को व्यक्त करने के लिए न तो शब्दों में सामर्थ्य था और न ही परंपरा से मिली हुई शैली। परिणाम स्वरूप उन कवियों को जो इनसे पृथक थे सर्वथा नया स्वर और नए माध्यमों का प्रयोग उनको करना पड़ा, ताकि कुछ नवीनता उसमें आ सके। ऐसा इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि भाव स्तर की नई अनुभूतियां विषय और संदर्भ में इन दोनों से सर्वथा भिन्न थी। प्रयोग शब्द का सामान्य अर्थ है नई दिशा में अन्वेषण का प्रयास। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग निरंतर चलते रहते हैं, और काव्य के क्षेत्र में भी पूर्ववर्ती युग की प्रतिक्रिया स्वरूप या नवीन युग सापेक्ष चेतना की अभिव्यक्ति हेतु प्रयोग होते रहे। सभी जागरूक कवियों में रूढ़ियों को तोड़कर या सृजित पथ को छोड़कर नवीन पगडंडियों पर चलने की प्रवृत्ति न्यूनाधिक मात्रा में हमको दिखाई पड़ती है। चाहे वो पगडंडी राजपथ का रूप भले ही ना ले सके, लेकिन पगडंडी तो है, हम उसको नकार नहीं सकते। सन 1940 का इससे 5-6 वर्ष पूर्व हिंदी कविता में प्रयोगवादी कहे जाने वाली कविता की पग ध्वनि हमको सुनाई देने लगी थी। कुछ लोगों का मानना है कि 1939 में नरोत्तम नागर के संपादकत्व में निकलने वाली पत्रिका उच्छृंखल में इस प्रकार की कविताएं छपने लगी थी, जिसमें अस्वीकार, आत्यंतिक विच्छेद और व्यापक मूर्ति भंजन का स्वर मुखर था। तो कुछ लोग निराला के नए पत्ते, बेला, कुकुरमुत्ता में इस नवीन काव्यधारा के लक्षण को देखते हैं। लेकिन 1943 में अज्ञेय के संपादन में तार सप्तक के प्रकाशन से प्रयोगवादी कविता का आकार स्पष्ट होने लगा था। दूसरे तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष 1951 तक यह स्पष्ट हो गया। इस तरह की कविताओं को सबसे पहले आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी कविता कहा, जैसा कि वक्ताओं ने भी कहा है।
और अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रघुवीर सहाय, धर्मेर भारती तथा नकेनवादी कवि। अब मैं समझाती हूँ नकेनवादी क्या है। नकेनवादी कवियों, नकेनवादी नलिन, विलोचन शर्मा, केसरी कुमार व नरेश की कविताएं प्रयोगवादी कविताएं हैं। प्रयोगवाद में कवि अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है, क्योंकि नकेनवादियों ने अपने काव्य को प्रयोग पद्य का प्रपद्य कहा। नकेनवादियों ने अपने काव्य को प्रयोग पद्य का प्रपद्य कहा, इसलिए नकेनवाद में प्रपद्यवाद भी उसको कहा जाता है। ये दो धाराएं एक साथ चलती है, प्रयोगवाद के साथ में नकेनवाद। ये नकेनवाद क्या है? तो नकेनवाद हिंदी साहित्य की एक प्रयोगवादी शाखा है। इसकी स्थापना 1956 में नलिन विलोचन शर्मा ने की थी। नकेनवाद के अंतर्गत नवीन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश जैसे कवियों को रखा गया है। इन तीनों के नाम के प्रथम अक्षर को जोड़कर ही नकेन बना था, ये नकेनवाद बना। तो नकेनवाद में इन तीन कवियों के नाम के पहले अक्षर से रखा गया ये नाम नकेनवाद या प्रपद्यवाद कहलाया। नकेनवाद प्रयोगवाद की एक शाखा है, लेकिन यह अज्ञेय के प्रयोगवाद का विरोध करता है। नकेनवाद या प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधना मानता है। ये दो भिन्नताएं होने के कारण नकेनवाद और प्रयोगवाद एक साथ चलती धाराएं, प्रयोगवाद की धाराएं एक दूसरे से भिन्न हो जाती है। चूंकि प्रयोगवाद का उदय प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया में हुआ है, अतः यह स्वाभाविक था कि प्रयोगवाद समाज की तुलना में व्यक्ति को, विचारधारा की तुलना में अनुभव को और विषय वस्तु की तुलना में कलात्मकता को महत्व देता, अर्थात प्रयोगवाद भाव में व्यक्ति सत्य तथा शिल्प में रूपवाद का पक्षधर। अब प्रयोगवाद की विशेषताएं कुछ, हम इसको कुछ अगर अलग करते हैं तो इसमें क्या विशेषता है? तो प्रयोगवाद की विशेषता हम कह सकते हैं कि अनुभूति व यथार्थ का संश्लेषण, बौद्धिकता का आग्रह है, वाद या विचारधारा का विरोध, निरंतर प्रयोगशीलता, नई राहों की खोज, साहस और जोखिम, व्यक्तिवाद, काम संवेदना की अभिव्यक्ति, शिल्पगत प्रयोग, भाषा शैलीगत प्रयोग इत्यादि, और शिल्प के प्रति आग्रह देखकर ही आलोचकों ने रूपवादी तथा इनकी कविताओं को रूपाकर ग्राही कविता कहा। सामाजिक प्रगतिवाद कविता के जन्म के हमको दो कारण नजर आते हैं, एक है सामाजिक और दूसरा है साहित्यिक। मध्य वर्ग और उच्च वर्ग के पाठों के बीच कवि पीस रहा था, ऐसा अनुभव कर रहा था कि मैं पीस रहा हूं। सामाजिक जीवन में आई गिरावट या पतन, परंपरा की जकड़ से छूटने की छटपटाहट इत्यादि के कारण इसे हास्योन्मुख जीवन का चित्रण करने वाली कविता भी कहा गया। प्रयोगवाद तक आते आते छायावाद के कोमल लक्षणा प्रधान एवं संस्कृतनिष्ठ वायवीय कल्पना में कविता ने सार्थकता तथा अर्थवत्ता को खो दिया था। तो प्रयोग प्रगतिवाद ने किसान मजदूरों के यथार्थ चित्रण में प्रचारात्मक नारेबाजी के नाम पर सपाट बयानी यांत्रिक अभिव्यक्ति, इसलिए ये वहां पे नकारी। डॉक्टर नामवर सिंह ने कविता के नए प्रतिमान में स्पष्ट किया है कि समकालीन संकट की स्वीकृति, मानसिक विभाजन का प्रतिरोध और यथार्थग्राही यथार्थ तथ्य काव्य भाषा का निर्माण, ये तीनों कार्य 1938 के आसपास शुरू हो गए थे। सिद्धांत के स्तर पर छायावाद भावुकता, आदर्शवाद और उत्तर छायावादी बेफिक्री से भरी अल्हड़ता की निस्सारता सिद्ध हो चुकी थी। आवश्यकता थी उसे सामूहिक प्रभावशाली रूप देने की। तो सन 1943 में दार सप्तक का प्रकाशन उसी आवश्यकता की पूर्ति स्वरूप सामने। सप्तक के सभी कवि अपनी अपनी दृष्टि से अलग थे। जैसे स्वयं अज्ञेय ने कहा है कि वे सब किसी स्कूल के नहीं हैं, किसी एक मंजिल पर पहुंचे हुए भी नहीं हैं, अभी राही हैं, राही नहीं राह के अन्वेषी, जैसा आप लोगों ने भी बताया। उनमें मतैक्य नहीं, तुम्हें शार्प है ना इसलिए कह रहा हूँ। सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग अलग, सभी कवियों, भले उन्हें एक साथ संकलित किया गया है, लेकिन किसी की राय किसी दूसरे की राय से मिलती है ऐसा नहीं है। वो केवल एक समकालीन है और एक साथ लिख रहे हैं, इसलिए एक साथ संकलित है। उनकी सारी रचनाएं आपको एक समान नहीं मिलेगी। जीवन के विषयों में, समाज, धर्म, राजनीति के विषय में, काव्य वस्तु और शैली के, छंद और तुक के, कवि दायित्वों के प्रत्येक विषय में उनका आपसी मतभेद है। यहाँ तक कि हमारे जगत में ऐसे सर्वमान्य और स्वयं सिद्ध मौलिक सत्यों को भी वे समय रूप से स्वीकार नहीं करते, जैसे कि लोकतंत्र है या उद्योगों का समाजीकरण है, उसको भी वो कहीं ना कहीं नकारते हैं, जो कि आवश्यक नहीं था।
यही कारण है कि परवर्ती काल में मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर रामविलास शर्मा जैसे कवि प्रयोगवाद से अलग जीवन संघर्ष विचारधारा से जुड़ते हैं। हालांकि उसी कालखंड के हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे प्रयोगवाद में जैसे रचनाएं लिखी जा रही थी, वहीं पे उन्होंने उनका खंडन किया और अपने लिए एक अलग मार्ग चुना। इन कवियों के कारण इन कवियों के काव्य के कला और भाव पक्ष में नए प्रयोग से नवयुग लाया गया, जो रूढ़ता का विरोध करके नव अन्वेषण का समर्थन करता है। वस्तुतः वे परंपराओं का विरोध नहीं करते, किंतु उनमें आई रूढ़ तथा निर्जीव तत्वों को त्याग कर नए जीवंत तत्व कविता से उसे भरना चाहते हैं। नए का अन्वेषण व्यक्तिगत सत्य से व्यापक और उत्कर्षकारी होता है। उसी धारणा उनकी यह धारणा रही है। इसी से समष्टि सत्य तक पहुंचना भी चाहते हैं। प्रत्येक अनुभूति में वे बौद्धिकता को भावुकता के स्थान पर रखते हैं। खाली अनुभूति और भावुकता से काम नहीं चलता, वहां हमारी बुद्धि का भी प्रयोग होना चाहिए और बौद्धिकता के स्तर पर अनुभवजन्य प्रयोग जो है सामने लोगों के आने चाहिए। वर्ग की समस्त कुंठा, जड़ता, अनास्था, पराजय, मानसिक संघर्ष को वे बौद्धिकता से ही व्यक्त करते हैं। यथार्थ का नग्न रूप और रुग्ण रूप भी उनकी कविता में हमको दिखाई देता है। अतः अभिव्यंजना के लिए नए प्रतीक, उपमान, बिंब, भाषा शैली में मनोविश्लेषण आदि का स्वीकार प्रयोगवाद की नई कविता से अलग प्रवृत्ति हमको दिखती है। अब इसमें जो प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं, अज्ञेय हैं, कीर्ति चौधरी हैं, केदारनाथ सिंह हैं, कुंवर नारायण हैं, विजय देव नारायण शाही हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन इत्यादि हमको इनके तीसरा सप्तक। प्रयोगवाद पर आक्षेप क्या है? प्रयोगवाद को कुछ लोगों ने अगर आलोचना जब करते हैं तो कुछ उनकी सराहना करेंगे और कुछ उनके पक्ष में नहीं भी बात करेंगे। तो उनके जो आक्षेप उन पर क्या लगे हैं, देखिए। नंद दुलारी वाजपेयी कहते हैं कि किसी भी अवस्था में यह प्रयोगों का बाहुल्य वास्तविक साहित्य सृजन का स्थान नहीं ले सकता। ये नंद दुलारी वाजपेयी कहते हैं। फिर वो इसमें आरोप आक्षेप है कि वह कौन सी नवीनता है। प्रयोगवाद अगर अपने आप को दूसरे पहले के कालखंड से अलग कह रहा है तो प्रश्न है इसमें क्या नवीनता है। वह कौन सी नवीनता है जिसके साधारणीकरण में इतना संदेह और अविश्वास है। निश्चय ही साधारणीकरण में विलंब या असामर्थ्य के ही से ही कृतियां उत्पन्न करती है, जिनके कारण काव्यधारा असामाजिक है, लोक रुचि अथवा लोक की आशा आकांक्षा के प्रतिकूल, इतनी निजी या वैयक्तिक है कि समाज उसकी उपेक्षा करता है अथवा ऐसी उलझी हुई और रहस्यमय है कि उस तक पाठक पहुंच ही नहीं पाता। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने अपने शब्दों में कहा, सुनिए। प्रयोगवादी कवि अपनी असामर्थ्य को छिपाने के लिए पाठक से भी नई बुद्धि को काम में लाने की बात कहता है। कैसे? कि वो कह रहे हैं कि नई बुद्धि से सोचिए, ऐसा वो पाठकों को कह रहे हैं, किंतु पाठकों के दिमाग को अपनी कविता के लिए अनफिट घोषित करने के अहम की डुगडुगी बजाते चलना वैसा ही है जैसा कि चीनी के स्थान पर नमक का बोरा लेकर बैठ जाना और फिर प्रत्येक ग्राहक से कहना कि तुम्हारी जीवा का स्वाद बिगड़ गया है, अतः किसी नई जीवा का निर्माण करो, जो कि संभव नहीं है। तो ऐसा नहीं कि जो उन्होंने जो सोचा वो सही था, नहीं प्रस्तुत कर पाए, नहीं लोगों की भावनाओं को जीत पाए, तो उन्होंने इस प्रकार से, तो उन्होंने उदाहरण क्या दिया है कि आप नमक का बोरा लेके बैठे हैं और कहते हैं कि चीनी है। जब लोग कहते हैं कि नमकीन लग रहा है तो आप कहते हैं कि अपना स्वाद बदलिए, अपनी जीवा बदल लीजिए, जो कि संभव नहीं है। तो ऐसे आक्षेप उस पर लगे हुए प्रयोगवाद। इन सब के अनुसार कविता में निरस्ता का भाव जागृत हो गया है। कविता का संबंध रागात्मकता से होता है। जिसकी अधिक रागात्मकता कविता में होगी, पाठक उतना ही अधिक जुड़ाव महसूस करेगा, लेकिन अधिक बौद्धिकता निरस्ता लाने लगती। यहीं पे भी हम लोग कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित, तो यहाँ पे भी जो अधिक हो गई तो वो निरस्ता में बदलने लगी। कविता में आत्मीयता का भाव समाप्त हो जाता है और कविता दुरूह हो जाती है, क्लिष्ट हो जाती है और पाठक के लिए दुर्बोध हो जाती है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। तो प्रयोगवाद की भाषा को लेकर, प्रतीकों को लेकर भी आक्षेप लगाए गए हैं। काव्य शास्त्र में शब्द की 3 शक्तियां मानी गई हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो कविता में व्यंजना प्रधान होती है। जितनी अधिक व्यंजनात्मक होगी उतनी कविता की प्रभावशीलता बढ़ेगी। उसका साधारण अर्थ या अभिधा परक अर्थ समाप्त नहीं होना चाहिए।
शब्दों का प्रयोग अगर आप नया कर रहे हैं, बिंब नहीं ला रहे हैं, शैली नहीं ला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन शब्दों को इस प्रकार से तोड़ मरोड़ के प्रयोग कीजिए कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब क्या कहना चाहिए। तो वह अपनी अर्थवत्ता को खोने लगता है, जो नहीं होना चाहिए। प्रयोगवादी कविता में जो अभिधापरक अर्थ था, वह अपने अस्तित्व को, अपनी सत्ता को खो बैठा है, और यह इस कविता के भाषा की सबसे बड़ी कमजोरी है। अतः इसे प्रयोगवादी कविता का दोष माना जा सकता है। ऐसे अनेक कारणों से प्रयोगवादी कविता को आलोचकों की आलोचना का शिकार बनना पड़ा है। शायद यही कारण है कि प्रयोगवादी कविता का काल या समय बहुत छोटा रहा है, और 1950 के बाद इसका पर्यावसन नई कविता में हो जाता है। यहाँ से परिवर्तन शुरू होता है। तो कुछ समीक्षकों ने प्रयोगवाद को यूरोपीय साहित्य की जूठन कहा है। प्रयोगवाद पर अस्तित्ववाद, अति यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है, ये कहा है। यह पूरी तरह से पाश्चात्य प्रभाव से निकली नवीन उपज नहीं, पर अपितु देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक स्थितियों, परिस्थितियों से अंकुरित हुई है, ऐसा हम मानते हैं। तो भले ही इस पर फ्रायड, एडलर, यूंग आदि का प्रभाव होगा, परंतु इसकी नींव या भूमि का आधार अपने देश की सामाजिक, सांस्कृतिक स्थितियां और परिस्थितियां ही रही हैं। उसी में ये अंकुरित और पल्लवित और पुष्पित हुआ है। प्रयोगवाद का भी चूंकि समय है, तो मैं हम लोगों के इस प्रयोगवाद में 4 सप्तक आए हैं। पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो अभी चूंकि समय है, तो मैं 4 सप्तकों के केवल जो कवि उनमें संकलित हैं, उनके केवल नाम उल्लेख करना चाहूंगा। आगे तो हम लोग जो प्रयोगवाद पर चर्चा करेंगे, अलग अलग कवियों पर आएंगे, अलग अलग प्रवृत्तियों पे आएंगे, शैलियों पे आएंगे, बिंबों पे आएंगे, प्रतीकों पे आएंगे, तब आएंगे। लेकिन अभी जो 4 सप्तक हमारे सामने हैं, उनके केवल एक परिचय के रूप में सप्तक और उनके कवि, ये मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। तो इसमें लेकिन चर्चित कौन कौन रहे हैं प्रयोगवाद में? अज्ञेय है, मुक्तिबोध है, नरेश सक्सेना, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर इत्यादि रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको इसका सप्तक के हिसाब से बताती हूँ। पहला सप्तक में जो है 1943 से प्रकाशित हुआ, इसमें 7 कवि थे, इसलिए तार सप्तक की नाम ही इसलिए पड़ा पहले सप्तक से, क्योंकि इसमें 7 कवि संकलित थे। वो कौन कौन थे? अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा, ये प्रथम सप्तक जिसके कारण नाम तार सप्तक पड़ा है इस संकलन का। दूसरा सप्तक में थे भवानी प्रसाद मिश्र, शंकुत माथुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास और धर्मवीर भारती। तीसरा सप्तक में रहे हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और चौथा सप्तक में रहे हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर, आचार्य सुमन राजे, श्री राम शर्मा और राजेंद्र किशोर। ये 4 सप्तक में संकलित 7 कवि। हर संकलन में 7 कवि हैं और तार सप्तक ही रहा। इससे पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। तो प्रयोगवाद ये जो है, उसकी एक शाखा नकेनवाद या प्रपत्तिवाद भी, जिसका मैंने आपको उल्लेख किया था। इसके 3 कवि जिनके नाम नवीन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, इसलिए न के न, नलिन विलोचन शर्मा का न, केसरी कुमार का के और फिर से नरेश का न, ऐसे वो नकेनवादी प्रपत्तिवाद। तो इस प्रकार आज हमने प्रयोगवाद का परिचय शुरू किया है और इसके विविध पहलुओं पर हम लोग आगे चर्चा विस्तार से करेंगे। इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने फिर से विषय को बहुत अच्छी तरह से समेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर और ज्ञानवर्धक उद्बोधन। आपने 4 सप्तक के बारे में बताया, साथ ही साथ उनके कवियों के बारे में बताया कि प्रयोगवाद में बौद्धिकता की वजह से नीरसता आ गई थी कविताओं में, और बौद्धिकता को भावुकता से अधिक महत्व दिया गया। प्रयोगवाद में घोर नहीं अहंवादी, मैडम, भावुकता को बौद्धिकता से अधिक महत्व दिए। जी, और प्रयोगवाद में घोर अहमवादी, व्यक्तिवादी और नग्न यथार्थवादी था। सभी कवियों ने पगडंडी पर चलने की ठानी, चाहे वो राजपथ ना हो। और आपने बताया कि जो मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के पाठों के बीच में कवि पिसता रहा। बहुत अच्छी तरह से आपने प्रयोगवाद को समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदया। और साथ ही साथ हम जो मैसेज बॉक्स कहूँ या सूचना की जो दी जाती है, वहां पर आप देख सकते हैं आदरणीय गोखलेश्वर सर ने
सर की सूचना ये है कि सहभागिता प्रमाण पत्र के इच्छुक सम्मानित श्रोता अपना पूरा नाम, जनपद व राज्य तथा स्क्रीनशॉट के साथ कल सुबह 10 बजे तक संस्थान के ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं और ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। और साथ ही साथ अपील की है उन्होंने कि हमारे समाज में वृद्धजनों के तिरस्कृत होने की घटनाएं आम हो गई हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज ने श्री पावहारी शरण द्विवेदी स्मृति न्यास के सहयोग से स्नेह आश्रम, वृद्धाश्रम, निराश्रित नारी आश्रम, अनाथाश्रम, पुस्तकालय एवं वाचनालय, चिकित्सालय, गौशाला तथा कौशल प्रशिक्षण केंद्र की परिकल्पना की है। इसमें आप सभी सहयोग कर सकते हैं। वृद्धजनों के साथ ही साथ निराश्रित महिलाओं, अनाथाश्रम, निर्धन वर्ग के लिए न्यूनतम शुल्क पर चिकित्सा की उच्च तकनीकी व्यवस्थाएं, गौशाला एवं गरीब निर्धन बच्चों को कौशल का प्रशिक्षण केंद्र चलाने की योजनाएं हैं। और इस कड़ी में आप सभी लोग सहयोग राशि दे सकते हैं। हम नवरात्रि में यहाँ कहीं इधर उधर भी दान करते हैं, इसमें भी हम जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा हो, एक छोटी सी रकम देकर भी हम सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और इसका बैंक का पूरा डिटेल सर ने यहाँ पर दिया हुआ है। जो भी इच्छुक हैं सहयोग करने के वो यहाँ से नोट कर सकते हैं और प्रमाण पत्र लेने के लिए आप ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदया, अध्यक्षीय भाषण के लिए बहुत ज्ञानवर्धक अध्यक्षीय भाषण। और अब हम चलते हैं आभार की ओर। आदरणीय डॉक्टर सरस्वती वर्मा महासमुद छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं। इनके लिए कहूंगी या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनका नाम भी सरस्वती है और ये सरस्वती में ज्ञान में ही पारंगत है। ससम्मान स्वागत है आपका इस आभासीय पटल पर। आभार व्यक्त करने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और क्षमा आपने चाहती हूँ, बस एक नाम लेना चाहूंगी। विशेष हस्तियां आदरणीय हरिराम वाजपेयी जी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। और एक जैनू हामिद जी हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, उनका भी अभिनंदन है। जी मैम, स्वागत है आपका। जी पटल पर उपस्थित समस्त प्रबुद्धजनों को मेरा सादर नमन। और जैसा कि विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज की 218वीं राष्ट्रीय आभासी गोष्ठी में, जिसका आज का विषय था प्रयोगवाद एक परिचय, इस पूर्ण विषय साहित्यिक विषय पर आज की गोष्ठी में अध्यक्षता कर रही थी हमारी परम आदरणीय डॉक्टर विजय लक्ष्मी रामटेके मैम। आदरणीय मैम का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैम ने अपना सारे वक्ताओं के विचारों का सार तो प्रस्तुत किया ही, साथ ही प्रयोगवाद की और भी सारगर्भित जानकारी हमें प्रदान की। मैम ने आपने तार सप्तक की विस्तार पूर्वक जानकारी हमें प्रदान की। ऐसे जानकारी से अवगत कराने के लिए मैम आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही हमारे संस्थान के सचिव महोदय आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर का आभार व्यक्त करती हूँ। आपके मार्गदर्शन एवं सफल नेतृत्व में ही हम सभी आगे नित्य बढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार सर। और संस्था के कार्यकारिणी अध्यक्ष परम आदरणीय ओम प्रकाश त्रिपाठी सर का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सर का सादर नमन करते हुए, और साथ ही आज की गोष्ठी की हमारी वक्ता के रूप में हमें जिन्होंने लाभान्वित किया, आदरणीय डॉक्टर टीजे रेखा मैम हैदराबाद से। मैम आपने प्रयोगवाद के विकास और उसमें होने वाली कविताओं के प्रारंभिक समय, उनकी कविताओं की प्रतिकूलता का वर्णन किया, और साथ ही छायावाद और प्रगतिवाद को लेते हुए प्रयोगवाद से हमें अवगत कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ मैम। और अगली वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े थे आदरणीय डॉक्टर विद्यादास गुवाहाटी असम से। मैम आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपने वक्तव्य में अज्ञेय जी की तार सप्तक कविता के शेष कवियों की जानकारी दी, साथ ही प्रयोगवाद की विशेषताओं को कवियों ने जो अपने विचार दिए उसे अवगत कराया, और प्रयोगवाद की नूतन शैली को भी हमें बताया। आपके ज्ञान से लाभान्वित होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मैम। और साथ ही इस गोष्ठी में बहुत ही सुंदर सा मधुर वाणी से और संगीत के माध्यम से सरस्वती वंदना माँ के वंदना जिन्होंने प्रस्तुत की,
आदरणीय श्रीमती ज्योति यादव मैम, विदिशा मध्य प्रदेश से। मैम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और स्वागत भाषण जिन्होंने प्रस्तुत किया, आदरणीय डॉक्टर भरत सेनकर सर जी, अकोला महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के प्रतिनिधि प्रभारी आदरणीय सर का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ सर। और कार्यक्रम का सफल संचालन जो हमेशा करते हैं आदरणीय रश्मि चौबे मैम, मैम आपका बहुत बहुत आभार। और कार्यक्रम की संयोजक आदरणीय पुष्पा श्रीवास्तव मैम, मैम आपका बहुत बहुत आभार हृदय से करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आप हमेशा मुझे याद भी करते हैं, मैम आभार व्यक्त करती हूँ आपका। और साथ ही इस पटल पर जुड़े अन्य प्रबुद्धजन, परम आदरणीय पूजनीय हरेराम वाजपेयी जी, गुप्तेश्वर जी, रणजीत अरोरा जी, सुमा टी राव मैम, राकेश जी, सीमा मैम, प्रतिभा जी, और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रही हूँ, आप सभी का जो इस पटल पर जुड़कर हमारे इस साहित्यिक गोष्ठी को सफल बनाए, आप सभी का मैं पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार, सुंदर आभार व्यक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदया से आज्ञा चाहूंगी कार्यक्रम को विराम देने की। जी मैडम, जरूर। जी, आगे की इन पंक्तियों के साथ वाणी को विराम देना चाहूंगी मैं। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह ना जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर सबसे मिलेंगे इसी गोष्ठी में और इसी समय पर। अगली बार 30 तारीख को। नवरात्रि की शुभकामनाएं फिर से एक बार देती हूँ। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से बहुत एंजॉय कीजिए नवरात्रि को, और कुछ नया मतलब नई शक्तियों को आप में जागने दीजिए सब में, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, माँ तो सबके लिए है और सबको ही आशीर्वाद देती है। मैंने बस हम उनसे मन से जुड़ जाए तो बस सब कुछ मिल जाता है। तो बस चाहती हूँ कि सारे के सारे मन से जुड़े और नवरात्रि को बहुत एंजॉय करें आप लोग। अपराध कानून सभी को 9 वर्ष की प्रारंभ पर सादर बंधन आप सभी का, और इस आशा के साथ कि माँ सरस्वती की सभी पर कृपा बनी रहे और हम अपनी कलम के माध्यम से इस देश की जो सेवा कर सकते हैं वो करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के लिए मैं जुड़ा हूँ। चलते चलते अभी भी मंदिर में एक जगह मुझे सेवा देना पड़ रही है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि एक घड़ी आधी में पुनियाद अच्छे कार्यक्रम में अगर 2-4 मिनट भी जुड़ जाएं और सुन सकें तो ये भी एक सौभाग्य की बात होती है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने का। नवरात्रि की बात चली तो स्वरचित भजन की 2 लाइनें और सुनाई देती हूँ चलते चलते। बिल्कुल सुना दीजिए मैडम, सुना दीजिए। जी, मोहे जोगन बना गई माँ, खबर अब काहे न ले। मोहे जोगन बना गई माँ, खबर अब काहे न ले। सुन मोहे रंग गई लाल रंग में, सुन मोही रंग गई लाल रंग में। सपनों में दिखे आके ज्योति रंग में। कभी खुश हूँ कभी हूँ उदास, खुश हूँ कभी हूँ उदास। खबर अब काहे न ले, मोहे जोगन बना गई माँ। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा ही नहीं, विश्वास है कि हम सबका आने वाला वर्ष बहुत अच्छा बीतेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको शुभ रात्रि। सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।